हाँ जी, तो कनाडा के अंदर घर खरीदने का क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो अगर आप फ्यूचर में कनाडा के अंदर अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी होती हैं और टाइम से पहले किन किन चीज़ों की प्लानिंग करनी होती है, ताकि जब घर खरीदने जाओगे या फिर अपने सपनों का आशियाना बनाने जाओगे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम नहीं करता। जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी भी कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो ऑलवेज गो टू अ प्रोफेशनल लाइक अ रियल एस्टेट एजेंट और मे बी अ मॉर्गेज एजेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, प्रोसेस के बारे में बात करते हैं ब्रीफली एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। और पूरे प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन है कि क्या घर खरीदना एक सही डिसीजन है या फिर हमेशा हमें रेंट पे रहना चाहिए। अपने विचार आप कमेंट करके जरूर शेयर करना। तो बेसिकली यार कनाडा के अंदर अपने घर खरीदने के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपको मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली रेडी होना पड़ेगा टू बिकम अ होम ओनर, क्योंकि रेंट पे रहना और अपना घर खरीद के रहना, मॉर्गेज वगैरह लेके, दोनों चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जब हम अपना घर खरीदते हैं तो भाई सब खर्चे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, रिपेयर्स, फर्नीचर वगैरह लेके आना है। मॉर्गेज भी आजकल काफी ज्यादा हो रखी है इंटरेस्ट रेट की वजह से। और दूसरी चीज ये है कि आपको फोमो में आगे घर नहीं खरीदना कि आपके किसी रिलेटिव ने या फिर किसी फ्रेंड ने या फिर किसी इन्फ्लुएंसर ने घर खरीद लिया, उसको देख के आप ले रहे हो कि भाई उन्होंने घर खरीद लिया, मेरे को भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि मैं लाइफ में पीछे रह जाऊंगा। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने आप को रेडी फील करो तभी आपको घर खरीदना है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कनाडा की पीआर होनी चाहिए अगर आप ओंटारियो या फिर ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर घर खरीदना चाहते हो। उसके अलावा अगर किसी और प्रोविंस में घर खरीदना है तो पीआर की जरूरत नहीं है, वर्क परमिट पे भी काम चल जाएगा, अपना घर खरीद लोगे, हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक्टिव एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मतलब यू शुड बी वर्किंग समवेयर, मतलब आपके पास जॉब होनी चाहिए विद एटलीस्ट 3 months ऑफ हिस्ट्री। कुछ लोग कहते हैं 6 महीने की हिस्ट्री चाहिए होती है, कोई कहता है 1 साल की हिस्ट्री चाहिए होती है, कोई कहता है प्रोबेशन पीरियड से आप बाहर होने चाहिए। आई डोंट नो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने 2-3 मॉर्गेज एजेंट से बात की है वीडियो बनाने से पहले, अपने रियल्टर से भी बात की है जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि 3 महीने से भी काम चल जाता है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास मिनिमम डाउन पेमेंट होनी चाहिए, जो कि कनाडा के अंदर 5% है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कितने का घर खरीदने वाले हो। तो उसके ऊपर मैं कॉमेंट नहीं करूंगा, मैं बस आपको बता रहा हूं कि क्या प्रोसेस होता है। अब दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं उधर बैठ के, क्योंकि बैकग्राउंड चेंज होता रहना चाहिए। अब जैसे ही आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हो कि भाई मैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली रेडी हूं कनाडा के अंदर एक होम ओनर बनने के लिए, डाउन पेमेंट भी इकट्ठी हो गई है, जॉब भी एकदम बढ़िया चल रही है, पीआर भी हो रखी है क्योंकि ओंटारियो के अंदर मैं घर खरीदना चाहता हूं, अब बताओ आगे क्या करना है। तो अगला जो स्टेप है वो है अपनी मॉर्गेज का प्री अप्रूवल करवाना। मतलब आपको अपने किसी बैंक के पास या फिर किसी मॉर्गेज एजेंट के पास जाना होगा अपनी मॉर्गेज का प्री अप्रूवल करवाने के लिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई कितने तक का आप घर खरीद सकते हो, कितने का खरीद सकते हो और कितने का अफोर्ड कर सकते हो। दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल प्री अप्रूवल होने से आपको यह पता लग जाएगा भी इतने तक का मैं घर खरीद सकता हूं। अब एग्जांपल से आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड की एनुअल सैलरी है $80,000, वाइफ की एनुअल सैलरी है $70,000, तो दोनों की मिला के हो जाती है $150,000। तो ऑन एन एवरेज उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने तक की आपको मॉर्गेज मिल जाएगी, जो कि हो जाता है $670,000। उसके ऊपर से लेटर से आपने $100,000 की डाउन पेमेंट इकट्ठी की हुई है, तो आप $775,000 तक का घर खरीद सकते हो। अब अगले स्टेप में आपको एक रियल्टर ढूंढना है जो कि आपको घर वगैरह दिखाएगा। अब बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि realtor.ca या फिर zolo.ca या फिर housesigma.ca। इन वेबसाइट्स पे भी जाके आप घर वगैरह देख सकते हो, ओपन हाउसेज भी देख सकते हो। मतलब ओपन हाउसेज होते हैं, एक टाइम आपको दिया होता है, उस टाइम में आप उस घर पे जाके सारा घर वगैरह देख सकते हो, किसी रियल्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे घर होते हैं जिनको आप ऐसे ही जाके नहीं देख सकते, वो ओपन हाउसेज नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको रियल्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके ऊपर से ऑफर डालना है, जो भी आगे स्टेप्स वगैरह बताऊंगा उसमें भी रियल्टर आपको गाइड करेगा, सारा आपका काम करके देगा। तो रियल्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमारा जो रियल्टर था बहुत बढ़िया था, ऑफ मार्केट डील्स, ऑनलाइन डील्स, सारी चीज़ों के बारे में उसको पता था। उसका जो नंबर है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप कनाडा के अंदर कोई घर वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो। तो तीसरे स्टेप में आपको एक रियल्टर ढूंढना पड़ेगा जो आपको घर वगैरह दिखाएगा और उसके बाद आप घर देखना शुरू करोगे। अब यार जैसे ही आपका रियल्टर फाइनलाइज हो जाएगा, फिर उसके साथ आप काफी सारी शोइंग्स पे जाओगे, मतलब घर वगैरह देखने के लिए जाओगे। कुछ आपको वो भेजेगा, कुछ आप ऑनलाइन देख के उसको भेजोगे। फिर डेट फाइनलाइज होगी कि भाई इतनी तारीख को इतने बजे हम ये वाला घर देखने जाएंगे, इतनी तारीख को ये वाला घर हम इतने बजे देख के आएंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट का हिसाब किताब होता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको डिटैच घर खरीदना चाहिए या फिर सेमी डिटैच घर खरीदना चाहिए या फिर एक टाउन हाउस खरीदना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ
वही बेस्ट है, दुनिया में सबसे बढ़िया चीज़ वही होती है, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हर पर्सन की जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, लाइफ की जो स्टेज होती है वो अलग अलग होती है, बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ होती है। तो आप अपने हिसाब से देखो कि भाई आपको किस टाइप का घर खरीदना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, बंगलो स्टाइल चाहिए, रेस्ड बंगलो चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के घर होते हैं। तो इवेंचुअली अपने रियल्टर के साथ अलग अलग घर देखने के बाद होपफुली आपको एक ना एक घर पसंद आ जाएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको ऑफर डालना होगा। तो कनाडा के अंदर क्या होता है, बिडिंग का हिसाब किताब होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लेट अस से कि यार एक मार्केट के अंदर घर लिस्टेड है जिसका लिस्टिंग प्राइस है $700,000, ऑनलाइन $700,000 लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि वो उतने का ही घर बिकेगा, हो सकता है कि वो उससे ज्यादा में बिके, या फिर उससे बहुत ज्यादा में बिके, या फिर उससे कम में बिके। मार्केट की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि जब आप घर देखने के लिए जाओगे अपने रियल्टर के साथ तो आप अकेले ही हो मार्केट के अंदर, बहुत सारे बायर्स होंगे जो वो घर देखने के लिए आएंगे, काफी सारे लोगों को वो घर पसंद भी आएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर डेट मिलेगी, उस डेट पे जो सेलर है घर का वो ऑफर्स को देखेगा, एग्जामिन करेगा, एनालाइज करेगा और एक पर्टिकुलर ऑफर को वो इवेंचुअली सिलेक्ट करेगा। तो लेट अस से कि आप ऑफर डालते हो $730,000 का कि भाई मैं इतने में घर खरीदना चाहता हूं क्योंकि इस घर की इतनी वैल्यू मेरे को लगती है। कोई बंदा डालता है $750,000 का ऑफर, कोई और तीसरा चौथा बंदा डालता है $800,000 का ऑफर, $100,000 ऊपर, और कोई एक ऐसा बंदा है जो अंडर वैल्यू करता है, वो कहता है कि इस घर की वैल्यू $690,000 है। और ऑफर डेट वाले दिन जो सेलर है वो सारे के सारे ऑफर्स को रिव्यू करेगा, एनालाइज करेगा, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑफर को फाइनलाइज करेगा या किसी को भी ना करे और जो घर है वो मार्केट के अंदर दोबारा आ जाए। ये सारी चीजें काफी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि भाई जो ऑफर है वो कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, या फिर सेलर की क्या रिक्वायरमेंट है, बायर के अंदर वो क्या चीजें देख रहा है। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है। किसी और वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन केस अगर आपका ऑफर सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि जब आप मार्केट के अंदर उतरोगे ना घर खरीदने के लिए, आप घर देखोगे, आपको पसंद आएगा, आप ऑफर डालोगे तो प्रॉबेबली आपको रिजेक्शन आएंगी। जरूरी नहीं है कि पहला घर जिस पे आप ऑफर डालोगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा ऑफर, रिजेक्शंस बहुत ज्यादा आएंगी। तो इवेंचुअली जब ऑफर एक्सेप्ट होगा तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, मजा आ जाएगा। घर खरीदना आपका सपना था तो मे बी रोना भी आ जाए, पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको एक डिपॉजिट देना होता है। डिपॉजिट मतलब जैसे इंडिया में बयाना होता था ना, वैसे ही आपको यहाँ पे डिपॉजिट देना होता है। थोड़ा फैंसी इंग्लिश वाला वर्ड हो जाता है। तो जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा, कुछ भी हो सकता है, $10,000, $20,000, $30,000, जनरली वो घर की वैल्यू का 5% होगा। तो उसका आपको एक चेक बनाना होगा। वो किसके नाम पे बनाओगे? जो लिस्टिंग रियल एस्टेट ब्रोकरेज है ना, उनका एक ट्रस्ट अकाउंट होगा, उसके नाम पे आपको चेक बनाना होगा। तो शॉर्ट में बताऊं तो कनाडा के अंदर जितने भी रियल्टर होते हैं ना, वो एक ना एक ब्रोकरेज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो जो घर बेच रहा है, जो सेलर है, उनका एक रियल्टर होगा जिसको सेलर रियल्टर कह सकते हो, और आपका एक रियल्टर हो गया जो बायर साइड पे है, बायर रियल्टर कह सकते हो। तो जो सेलर रियल्टर की जो ब्रोकरेज है जिसके साथ वो एसोसिएटेड है, तो उनका एक ट्रस्ट अकाउंट होगा। तो उसके नाम पे आपको अपना चेक बनाना होगा डिपॉजिट का या फिर बयाने का। तो जैसे ही आप वो डिपॉजिट करा दोगे तो भाई साहब हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, मतलब आप घर खरीदने वाले हो। और उसके बाद आपको एक क्लोजिंग डेट मिलेगी। वैसे क्लोजिंग डेट तो पहले ही मिल जाती है, लेकिन उसके बाद आपको फर्म क्लोजिंग डेट मिल जाती है कि इतनी तारीख को आपको घर की चाबियां मिल जाएंगी। जो अभी घर के अंदर रह रहा है वो बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे, खाली कर देंगे, और आप घर के अंदर मूव कर सकते हो उस दिन। किस दिन? क्लोजिंग डेट वाले दिन। और उसके बीच में काफी सारी चीजें होती हैं, वो आगे बात करते हैं। अब यार बयाना डिपॉजिट करवाने के बाद, मतलब डिपॉजिट देने के बाद और क्लोजिंग डेट से पहले ये जो बीच का टाइम होगा ना, इसमें आपको एक दो चीजें करनी होंगी। लेकिन एक चीज मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ कि एक्साइटमेंट का लेवल जो होगा ना वो बहुत ऊपर होगा। और अगर आप शादीशुदा हो या फिर अगर आप वाइफ हो, वीडियो देख रहे हो, तो भाई साहब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि ये दीवारों पर कलर कराएंगे, ऐसे पेंट करेंगे, ये डाइनिंग टेबल, ये सोफा, ये बेड, किचन के अंदर ऐसे करेंगे, ये वाला बल्ब लगाएंगे। बहुत सारी डिस्कशन होगी, मजा ही आ जाएगा। मतलब एक्साइटमेंट वैसी होगी जो होता नहीं कि भी कनाडा का वीजा आ चुका है लेकिन फ्लाइट नहीं चढ़े हैं, तो बीच का जो टाइम होता है, मजा आ रहा होता है कि भी कनाडा जाने वाले हैं, अपन तो राजा हैं। लेकिन जरूरी चीज ये है कि आपको कम से कम 2 बार घर में विजिट करने का मौका मिलेगा जो आप खरीदने वाले हो। तो अपॉइंटमेंट लेके आपको घर विजिट करना होगा। तो आप देख सकते हो कि भी इस दीवार का इतना साइज है, मेरे को इतना लंबा डाइनिंग टेबल लेना है, इतना बड़ा सोफा लेना है, तो ये चीज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने RRSP अकाउंट से अगर आप पैसे डाल रहे थे तो फर्स्ट टाइम होम बायर प्लान के अंदर $60,000 तक आप अमाउंट निकलवा सकते हो, विड्रॉ करवा सकते हो। तो वो आप जरूर करवा लेना। उसके साथ साथ FHSA अकाउंट से भी अपने पैसे विड्रॉ करवा लेना, और एक ऐसे अकाउंट में डाल लेना जिससे आपको पैसे निकलवाने में ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि RRSP और FHSA से पैसे निकलवाने में पूरा प्रोसेस होता है, फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। बैंक टू बैंक या फिर जहां भी पैसे डाल रखे हैं उस पर डिपेंड करेगा, कभी 8 दिन, कभी 6 दिन, कभी 10 दिन की, कोई कंपनियां तो 15 दिन भी ले लेती हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि भाई क्लोजिंग आ रखी है, सारे पैसे आपको देने हैं, पूरी डाउन पेमेंट देनी है, RRSP से पैसे ही नहीं निकल रहे हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो
महीने पहले ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना। अब यार टिल नाउ कनाडा के अंदर घर खरीदने के प्रोसेस में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स आ चुके हैं। आपका रियल्टर, उसकी ब्रोकरेज, सेलर का रियल्टर, उसकी ब्रोकरेज और एक मॉर्गेज एजेंट या फिर आपका बैंक। अब अगले कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि होने वाला है लॉयर वो वाला नहीं जो आप मूवीज के अंदर देखते हो कि भी तारीख पे तारीख हो रही है या फिर क्रिमिनल लॉयर है, ऐसा नहीं है। एक रियल एस्टेट का लॉयर होता है स्पेशल, जो कि रियल एस्टेट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो सेल परचेज होती है, उसको देखता है। तो आपका रियल्टर ही कोई ना कोई नंबर दे देगा, आपको एक रेफरेंस मिल जाएगी, तो आप बात कर सकते हो लॉयर के साथ। तो लॉयर को आपको इस स्टेप के अंदर मॉर्गेज इंस्ट्रक्शंस भेजनी होंगी। वो कहाँ से मिलेंगी? आपका बैंक या फिर आपका मॉर्गेज एजेंट आपको देगा। अब लेट अस से कि आप एक $700,000 का घर परचेज कर रहे हो और आप 20% डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी डाउन पेमेंट हो जाती है $140,000। उसके ऊपर से आपको कुछ क्लोजिंग कॉस्ट भी देनी होती है, जैसे कि लॉयर फीस होगी या फिर लैंड ट्रांसफर टैक्स होता है। ओंटारियो के अंदर होता है, अल्बर्टा के अंदर नहीं होता है। और अगर आप एक फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो $4,000 का आपको रिबेट में मिल जाता है। उसके ऊपर से काफ़ी सारी छोटी मोटी फीस होती हैं, $200, $300, $275। तो ऐसे कर आके आपकी जो क्लोजिंग कॉस्ट है वो $10,000 के आसपास आ जाती है। घर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल अमाउंट आपको $150,000 चाहिए एक 7 लाख का घर खरीदने के लिए, अगर आप 20% डाउन पेमेंट कर रहे हो। $40,000 आपने ऑलरेडी बयाना दे दिया था, जो कि लिस्टिंग, रियल एस्टेट, ब्रोकरेज के ट्रस्ट अकाउंट में जा चुका है। तो आपको रिमेनिंग $110,000 का अपना डाउन पेमेंट देना है। और जो रिमेनिंग 80% अमाउंट है जो बैंक देगा एज मॉर्गेज, जो आपका लोन होगा, तो ये 2 चीज़ें हैं। तो क्लोजिंग डेट से 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले जब आप लॉयर के पास जाओगे तो आप एक चेक लेके जाओगे जो कि लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट के नाम का होगा, जो चेक का अमाउंट होगा वो होगा $110,000। तो $1,10,000 लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में चले जाएंगे और उन मॉर्गेज इंस्ट्रक्शंस को यूज करके जो लॉयर है रिमेनिंग $560,000 बैंक से मंगा लेगा। वो भी लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे और वहां से वो सेलर के लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में जाएंगे और वहां से वो कमीशन वगैरह कट के जो भी चीजें होती हैं, सेलर को सारा पैसा मिल जाएगा और क्लोजिंग वाले दिन आपको चाबी मिल जाएगी। आप घर के अंदर मूव हो जाओगे, घर आपका हो जाएगा और आप एंजॉय करोगे या फिर परेशान होगे क्योंकि हर महीने मॉर्गेज जाएगी। अब यार आप ये बोलोगे कि अभी तो मैं कनाडा आया हूँ या फिर अभी रिसेंटली तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, अभी तो फीसें भरी हैं, पहली जॉब लगी है, नई $60,000 या फिर $70,000 का मेरा एनुअल पैकेज है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि $1,40,000 डाउन पेमेंट कर देंगे, $7 लाख का घर खरीद लेंगे, क्या ही बोली जा रहे हो। तो बेसिकली यार अगर ढंग से प्लानिंग करो, RRSP और FHSA का ढंग से इस्तेमाल करो ना, तो 3 साल के अंदर अंदर आप बढ़िया डाउन पेमेंट इकट्ठी कर सकते हो। कैसे प्लान करना है इसके बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, और RRSP, FHSA, TFSA को डिटेल में समझना चाहते हो तो ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई, इंफॉर्मेटिव लगी, कुछ सीखने को मिला, फ्यूचर में अगर आपके काम आएगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई घर खरीदने वाला आपका दोस्त, उसके साथ वीडियो शेयर कर देना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।